मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं होगा। मम्मी शाम करना तो स्टार्ट। कल हमने प्रेफरेंस शेयर्स के इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पर बात की थी। ठीक है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। इररिडीमेबल हमने कल भी बताया था, जिनका कोई भी मैच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं होता है, इसलिए इन्हें परपेचुअल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमारे वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका एक मैच्योरिटी या रिडेम्पशन टाइम पीरियड होता है। ठीक है, फॉर्मूले में थोड़ा बहुत ही फर्क आता है, जैसे रिडीमेबल डिवेंचर्स का था, सेम वैसे ही फॉर्मूला होता है केपी। केपी माने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसको केपी से डिनोट करते हैं। डी प्लस आई अपॉन एन विदिन ब्रैकेट पी माइनस एन पी अपॉन 1/2 पी प्लस एन पी। डी हमारा क्या होता है? डिविडेंड होता है, जो कि हम एनुअली डिविडेंड पे करते हैं किसको? शेयर होल्डर्स को। ठीक है, पी हमारा एन हमारा टाइम पीरियड हो गया, पी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, एनपी हमारा नेट प्रोसीड होता है। जैसे कि कल भी बताया था, नेट प्रोसीड हमारा वो अमाउंट होता है जिस पर हम सारे एक्सपेंसेस या प्रीमियम या डिस्काउंट जो कुछ भी होता है उसी को हम कैलकुलेट करने के बाद, मींस जो ऐड, अगर प्रीमियम है तो वो ऐड करके, डिस्काउंट है तो वो लेस करके, लाइक अगर कोई अदर एक्सपेंसेस है इशू से रिलेटेड लाइक अंडर राइटिंग या ब्रोकरेज चार्जेस, वो सबको हम माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमें बचता है या मिलता है वो हमारा कहलाता है नेट प्रोसीड। ठीक है, अब फॉर्मूला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है एबीसी एंड कंपनी इश्यूज 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, मींस कोई एबीसी कंपनी थी, उसने अपने 2000 शेयर क्या किए? 2000 शेयर का इशू निकाला, जिसमें कि एक शेयर का प्राइस था 100 रुपीज। मतलब 2000 नंबर ऑफ शेयर्स थे, 2000, एक शेयर का प्राइस था 100 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 20,000। ठीक है, अब 10% प्रेफरेंस शेयर्स निकाले। ठीक, अब 10% प्रेफरेंस शेयर्स मींस हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, जो टोटल कॉस्ट हुई वो 20,000 नहीं 2 लाख होगी। 10% जो 2 लाख का 10% जब हम निकालेंगे वो 20,000 हमारा डिविडेंड आएगा, जो कि हम पे कर रहे हैं अपने प्रेफरेंस। आपकी वॉइस कट रही है। बेटा नेटवर्क जोन में आओ। हम इसी नेटवर्क से मॉर्निंग से क्लासेस ले रहे हैं और मेरी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। 10 बजे से मेरी क्लास चल रही है, कोई नेटवर्क इशू नहीं है, कोई वॉइस की प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा नेटवर्क जोन में तुम लोग भी आ जाओ। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे? कोई एबीसी कंपनी थी, उसने अपने 2000 शेयर पे इशू किया, जिसमें से 10% प्रेफरेंस शेयर्स थे और एक शेयर का प्राइस था 100 रुपीज। ठीक है, और जिनको रिडेम्पशन टाइम पीरियड था, कितना टाइम पीरियड था? रिडेम्पशन टाइम पीरियड था 10 ईयर का, फ्रॉम द ईयर ऑफ इशू, मतलब जिस ईयर्स को इशू किया गया है उससे 10 साल बाद उसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड था। ठीक है, अब जो हमारा 100 रुपीज तो एक शेयर का प्राइस था, जिसका जो मेन हमारा, जिसे हम अभी तक नेट प्रोसीड अमाउंट वर्ड ले रहे थे, यहाँ पे एक और चीज दे रखी है 100 रुपीज ईच। ये क्या था? शेयर का प्राइस था। बट जब कॉस्टिंग की हमने प्रॉपर ये इशू पर अप्लाई किया, तो वहां पे हमारी जो चार्जेस थे वो एक शेयर का प्राइस रहा 95। ठीक है, तो अब इस पर अगर हम ध्यान दें तो हमें क्या करना है? जो भी हमारा अब हमें क्या करना है? कॉस्ट निकालनी है। फॉर्मूला हमें दे रखा है, डिविडेंड हमारा क्या हो जाएगा? 10% हम पे कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट थी शेयर की 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना हुआ? 20,000। तो डी की जगह पर हमने 20,000 रख दिया। ये जो एन हमें टाइम पीरियड दे रखा है, इसकी जगह पर हमें यहाँ 10 साल दे रखा है टाइम पीरियड, तो एन की प्लेस पर हमने 10 रख दिया। फिर है पी, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा था 2 लाख। नेट प्रोसीड हमारा क्या होगा? इस पे ध्यान दो। जो हम ये शेयर होल्डर्स को पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं? 10% प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो नेट प्रोसीड में हमारा लेस हो जाएगा। अब 10% हम डिविडेंड, मतलब 20,000 नहीं, सॉरी, एक सेकेंड रुकना।
1,90,000। एक मिनट रुको बच्चों। हाँ, अब नेट प्रोसीड की हम बात करें तो शेयर का प्राइस तो 100 रुपीज था एक शेयर का प्राइस, ठीक है। बट जब कॉस्टिंग पर हमें मेच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलना था उसकी जो हमने बात की तो यहाँ पे प्राइस हमारा कितना आया, 95 रुपीज। अब देखो, एक शेयर का प्राइस पहले था 100 रुपए, जो कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था जितने पे हमने इशू ड्रॉ किया था। अब जब मेच्योरिटी की बात आ रही है तब वहां पे प्राइस कितना लग रहा है, 95 रुपीज। हम क्या करेंगे, ये 2000 शेयर थे, एक शेयर का प्राइस था 95 रुपीज, तो टोटल प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2000 को 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारा, 1,90,000। ये हमारा आया टोटल नेट प्रोसीड। अब एनपी की जगह पर हमने 1,90,000 रख दिया। अपॉन में हमारा है 1/2 पी प्लस एनपी, तो ये 1/2 पी हमारा 2 लाख, एनपी हमारा 1,90,000 डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करके हमारी फाइनल वैल्यू आ गई 10.76%। ये थी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? बोलो बच्चों। अरे तुम ही लोगों से। यस मैम। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एक और देख लो। क्या है, कंपनी इशू 1000 शेयर 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट पार। ठीक, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। क्या है, कंपनी ने 1000 शेयर्स का इशू निकाला, वो डिविडेंड जो पे करती है 7% के हिसाब से करती है, और एक शेयर का प्राइस कितना था, 100 रुपए। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1000 into 100, मतलब टोटल कॉस्टिंग हमारी आ गई कितनी, 1,00,000 रुपए। और डिविडेंड हम कितना पे कर रहे हैं, 7%। 1,00,000 का 7% कितना आया, 7,000। लेकिन जो हम अब मैच्योरिटी पर हमें 10% का एक्स्ट्रा प्रीमियम भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिडीमेबल आफ्टर 5 years, यहाँ पे रिडेम्पशन टाइम पीरियड हमें दे रखा है 5 साल का, और 5 साल बाद जब हमारा रिडीम हो रहा है वहां पे हमें प्रीमियम मिल रहा है कितने का, 10% का। तो अब क्या करोगे, 1,00,000 का 10% निकालो, कितना होगा, 10,000। 1,00,000 में 10,000 हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो नेट प्रोसीड है, ये जो चीज होती है एनपी, वो हमारा कितना बन जाएगा, 1,10,000। और टोटल प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना था, 1,00,000। 7,000 हमारा क्या था, डिविडेंड। 5 हमारा टाइम पीरियड। हमने फॉर्मूला लिया यही वाला, रिडीमेबल वाला, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की तो हमारी फाइनल वैल्यू आ गई 4.76%। फाइनल क्लियर है? अब ये यस तो मैम। हाँ, ये तो हमारी हो गई कॉस्ट प्रेफरेंस शेयर्स की, जिसे हम केपी से डिनोट कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारी इक्विटी शेयर्स की। इक्विटी शेयर को हम के ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, इक्विटी शेयर में फिर से हमारा वही फॉर्मूला, वही सब कुछ, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आता है, सब वही रहता है। जहां रिडीमेबल होगा मींस जहां पे हमारा रिडेम्पशन टाइम पीरियड है, जहां पे इररिडीमेबल है वो हमारा इररिडीमेबल मींस जिसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता है। ठीक है, अब तक हम ये पढ़ते आ रहे थे। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स की थोड़ी सी उनके साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है। तो इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास 2 से 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड हमारा होता है डिविडेंड यील्ड मेथड या प्राइस रेशियो मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। थर्ड होता है हमारा अर्निंग यील्ड मेथड। इस तरीके से हमारे जो अब तक हम रिडीमेबल इररिडीमेबल पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमारे ये 3 मेथड होते हैं। इस एक सेकेंड रुकना जरा, सीएपीएम मॉडल का एक सेकेंड बच्चों। हाँ, हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा कुछ रिडीमेबल इररिडीमेबल नहीं होता है। यहाँ पे हमारे अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे हमारे मेथड होते हैं, जो भी मेथड होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला चेंज होता रहता है। तो सबसे पहला हमारा मेथड देखो है डिविडेंड यील्ड मेथड या डिविडेंड ऑब्लिक प्राइस रेशियो मेथड। इसका हमारा फॉर्मूला क्या है,
भाई इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, मतलब शेयर्स की बात हो रही है, दैट मीन्स हम डिविडेंड तो पे कर ही रहे हैं। अब फॉर्मूला होता है हमारा, अब तक हमने जब डिवेंचर्स की बात की तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर थी केडी, प्रेफरेंस शेयर्स की बात करी तो वो थी केपी। अब जब इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, ये है हमारी के ई। फॉर्मूला होता है डी बाई एनपी इंटू 100 या डी बाई एमपी इंटू 100। एनपी हमारा नेट प्रोसीड पर शेयर होता है, एमपी हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर होता है। तुम या तो नेट प्रोसीड लो या मार्केट प्राइस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। के ई हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, डी हमारा डिविडेंड पर शेयर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसने अपना जो डिविडेंड पे किया वो 25 रुपीज पे किया ऑन ईच इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। इन्होंने एक शेयर पर 25 रुपए डिविडेंड दिया, ठीक है, सुनना ध्यान से। एक शेयर पर इन्होंने 25 रुपए डिविडेंड दिया, जबकि शेयर की कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपए दिया हुआ है ना, ऑन ईच इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। मतलब एक शेयर की कॉस्ट थी 10 रुपए और जिस पर उन्होंने डिविडेंड दिया है 25 रुपए, ठीक है। और द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 60 रुपीज। जो करंट मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर का वो है 60 रुपए। हमें क्या बतानी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर बतानी है एज पर डिविडेंड यील्ड मेथड। जैसा जो मेथड मेंशन कर दिया जाएगा हम सिर्फ पर्टिकुलर वही फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हमें डिविडेंड यील्ड मेथड बोला गया है तो हम क्या करेंगे, यही मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे जो ऊपर लिखा था डी बाई एनपी इंटू 100। डिविडेंड हम कितना पे कर रहे हैं, 25 रुपए। एनपी नेट प्रोसीड या एमपी मार्केट प्राइस कितना दे रखा है, 60 रुपीज। हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी 25 बाई 60 इंटू 100। हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कितनी आ गई, 41.67%। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए कंपनी इशूज 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 1000 equity shares of ₹100 each at a premium of 10%. ठीक। The company has been paying 20% dividend to equity shareholders for the post 5 years and expect to maintain same in future also. Compute the cost of equity capital. Will it make any difference if market price of equity share is 160 rupees? दो चीजें इसमें हमें दिख रही हैं। क्या दिख रहा है, कंपनी ने 1000 इक्विटी शेयर निकाले जिसमें एक शेयर का प्राइस था 100 रुपए और उस एक शेयर के प्राइस 100 रुपए पर कंपनी 10 रुपए प्रीमियम भी पे कर रही है, ठीक है। मतलब और उसके आगे क्या दे रखा है, कंपनी 20% डिविडेंड भी पे कर रही है एक इक्विटी शेयर पर। मतलब कितना, 100 रुपए अगर प्राइस है तो 100 का 20% कितना हो गया, 20 रुपए। मतलब हम डिविडेंड पे कर रहे हैं 20 रुपए और जो शेयर का प्राइस है 100 रुपए उस पर हम 10% प्रीमियम भी दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रीमियम के साथ मिलके जो प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 110 रुपए। मतलब यहाँ पे नेट प्रोसीड कितना हो गया, 110 रुपए। हमें क्या बतानी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बतानी है उस केस में जबकि इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, 160 रुपए, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, जो हमारा यहाँ पे हमें दो चीजें निकालनी है। एक तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर, दोनों ही केस में कॉस्ट निकालनी है। एक बार जबकि हम नेट प्रोसीड से निकालेंगे जो कि हमारा 110 रुपए है, दूसरी बार में हम मार्केट प्राइस से निकालेंगे जो कि हमारा है 160 रुपीज। अब पहले केस पे आओ, नेट प्रोसीड में डिविडेंड हमें पता है 20 रुपए, नेट प्रोसीड है 110 रुपए। फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो हमारी वैल्यू आ गई 18.18%। अब हमें मार्केट प्राइस दे रखा है 160 रुपए। उस केस में हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या होगी, 20 बाई 160 इंटू 100। हमारा तब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आ गई, 12.5%। क्लियर, ये हमारा था डिविडेंड यील्ड मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेथड डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। डिविडेंड यील्ड तो है ही, साथ ही साथ जो भी ग्रोथ हो रही है शेयर्स के प्राइसेस में उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। फॉर्मूला हमारा एज इट इज रहेगा, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, बस यहाँ पे जी टर्म ऐड हो जाएगा जो कि जी हमें डिनोट कर रहा है किसको, ग्रोथ को। डी हमारा डिविडेंड, एनपी हमारा नेट प्रोसीड, अगर एमपी है तो वो मार्केट प्राइस, केई हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है XYZ लिमिटेड शेयर्स आर कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग एट ₹120 each.
Next year's dividend is expected to be rupees 30 per share, and the subsequent dividends are expected to grow at an annual rate of 5% of the previous year dividend. ठीक, what is the cost of equity share? हमें इक्विटी शेयर की कॉस्ट निकालनी है, जबकि शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो कितना दे रखा है, 120 रुपीज लिखा हुआ है ना। XYZ लिमिटेड शेयर का जो प्राइस कोट हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में फॉर ट्रेडिंग वो है ₹120। डिविडेंड कंपनी पे करती है 30 रुपए का, ठीक है। और ऐसा ही वो आगे आने वाले सालों के लिए वो एक्सपेक्ट कर रही है कि जो भी उसका डिविडेंड होगा उसमें 5% की ग्रोथ होगी, ठीक है। कितने परसेंट की, 5% की, ठीक है। हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर बतानी है। फॉर्मूला हमारा क्या है, यही D/MP प्लस G। डिविडेंड हमारा कितना है, 30 रुपए। मार्केट प्राइस है कितना, 120 रुपीज इंटू 100 रहेगा ही, प्लस ग्रोथ हमें दे रखी है 5% की। यहाँ ग्रोथ हम परसेंट में है तो हम इसलिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। टोटल जब हमने सॉल्व किया हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 30%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी इज ₹90। एक मिनट को थोड़ा ऊपर करें, विजिबल नहीं है। हाँ, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी इज ₹90। द करेंट डिविडेंड पर शेयर इज ₹4.50। In case our dividends are expected to grow at the rate of 7%, calculate cost of equity capital। क्या दे रखा है, जो शेयर का इक्विटी शेयर का करेंट मार्केट प्राइस है वो है 90 रुपए, और जो डिविडेंड पर शेयर है वो है 4.5 रुपीज। अगर डिविडेंड की ग्रोथ 7% है तो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल हमें बतानी है। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, जो हम डिविडेंड पे कर रहे हैं मतलब 4.5 रुपए, मार्केट प्राइस है 90 रुपए इंटू 100 प्लस 7%। जब हमने सॉल्व किया हमारा आ गया 12%। क्लियर है, बोलो बच्चों, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अर्निंग यील्ड मेथड। अर्निंग यील्ड मेथड मतलब हमें एक शेयर पर क्या अर्निंग प्रोवाइड हो रही है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ भी हम अर्निंग यील्ड मेथड जरूर अप्लाई कर रहे हैं, बट हम निकाल कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर ही रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EPS अपॉन NP इंटू 100। EPS हमारा क्या है, अर्निंग पर शेयर, NP हमारी नेट प्रोसीड। अब फॉर्मूले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन है हमारा, कोई कंपनी है RS लिमिटेड कंपनी, जिनके शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो कितना दे रखा है, 70 रुपए, और विद आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ 5 लाख रुपीज। जो उनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टैक्स है वो है 84 लाख। मतलब कि जो ये इनकी शेयर पर अर्निंग पर शेयर है वो कितनी ने दे रखी है, 84 लाख, ठीक है। हमें कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय प्राइस अर्निंग मेथड या अर्निंग यील्ड मेथड। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग पर शेयर बाय मार्केट प्राइस या नेट प्रोसीड इनटू 100। हमारी अर्निंग पर शेयर हमें दे रखी है कितनी, 84 लाख की, और मार्केट प्राइस पर शेयर देखो एक चीज यहाँ पे हमें दे रखी है, जो ट्रेडिंग हो रही है वो कितने की है, 70 रुपए पर 70 रुपए का एक शेयर की ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग शेयर की कॉस्टिंग आ रही है वो है हमारी 5 लाख रुपीज, ठीक है। मतलब कि हमारी जो क्या कह सकते हैं, एक चीज कुछ हमें निकालना पड़ेगा। देखो अर्निंग यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, शेयर का प्राइस दे रखा है, ठीक है, और ये हमारे आउटस्टैंडिंग शेयर है, इतनी शेयर अभी भी हमारे पास है, जबकि प्रॉफिट हमारा है 84 लाख का। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, और मार्केट प्राइस तो हमें 70 रुपए दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हमें एक शेयर की अर्निंग निकालनी होगी। वो कैसे हम निकाल सकते हैं, जो हमारा टोटल प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कर दे। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है, 84 लाख का। आउटस्टैंडिंग शेयर्स की वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपीज। इन दोनों को आपस में डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, अर्निंग पर शेयर। वो कितना आ रहा है हमारा, 16.8।
और जो शेयर का मार्केट प्राइस है वो है ₹70। हमें वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाई 100, हमारी वैल्यू आ गई 24%। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मॉडल है अर्निंग ग्रोथ मेथड। मेथड है मतलब अर्निंग ग्रोथ मेथड, जो हमारी शेयर्स पे अर्निंग हो रही है उस पे हमें कितनी ग्रोथ हो रही है। ठीक है। तो इसमें भी प्रीवियस मेथड जैसा ही फॉर्मूला रहेगा, ईपीएस अपॉन एनपी इंटू 100। सिर्फ ग्रोथ की एक बात हो रही है तो वो जी को हम ऐड कर देंगे। ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ईपीएस अपॉन एमपी इंटू 100 प्लस जी। देखो मेथड हमारे यहाँ पे 6 मेथड्स दे रखे हैं, बट कोई जरूरी नहीं है कि सारे मेथड से ही जनरली नहीं पूछा जाता है, एक या दो मेथड ही पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रियलाइज्ड यील्ड मेथड, कि हम कितनी अर्निंग हम अचीव कर पा रहे हैं या क्या डिविडेंड हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो इसमें हमारे दो फॉर्मूले लगेंगे, या तो हम डिविडेंड से निकालें तो हम डी अपॉन एनपी इंटू 100 प्लस जी, क्योंकि रियलाइज यील्ड मींस ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है मतलब ग्रोथ के साथ, या तो फिर हम नेट प्रोसीड लें मतलब डिविडेंड लें, या फिर एक शेयर पर अर्निंग को लेकर चले। तो दोनों केस में ही हमारा सब सेम रहता है, बस एक केस में डिविडेंड आता है, दूसरे केस में हमारा अर्निंग पर शेयर आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेथड है सीएपीएम। सीएपीएम बेसिकली एक मेथड के साथ साथ एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक मॉडल भी है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। जो हमारी एसेट्स होती हैं इस मॉडल में हम उनकी प्राइसिंग पर बात करते हैं। जब रिवीजन कराएंगे तब इस मॉडल को एक बार रिवाइज कराएंगे, ये इंपॉर्टेंट मॉडल होता है। ठीक है। बेसिकली इसमें रिलेशनशिप को बताते हैं, किसके किसके बीच, दो डायमेंशंस के बीच रिलेशनशिप को बताते हैं। वो दो डायमेंशन होते हैं, एक तो जो भी रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है, और दूसरा जो हमारी इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट होती है। ठीक है। मतलब एक ये डायमेंशन है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, दूसरा हमारा जो भी नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है। जब हमने रिस्क और रिटर्न बताए थे तो हमने दो टाइप के रिस्क बताए थे, एक थे सिस्टमैटिक, जिसे हम जो सिस्टम से होते हैं जो कि नॉन डाइवर्सिफाइबल होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना ही डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दूसरे हमारे होते हैं डाइवर्सिफाइबल, जिनको हम डाइवर्सिफाई या जिनको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं, जो हमारे नॉन सिस्टमैटिक या अनसिस्टमैटिक रिस्क कहलाते हैं। ठीक है। तो कैपिटल एसेट जो प्राइसिंग मॉडल होता है, इस मेथड में हम बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एक और रेलिवेंट जो हमारे रिस्क होते हैं हमारी एसेट से रिलेटेड, उनके बीच हम रिलेशनशिप को शो करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देख रहे हो ना, ये हमारा के ई लिखा है क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू आर एफ। आर एफ मीन्स जो भी हमारी एसेट है उस पर हमें क्या रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। ये बी हमारा एक बीटा कोफिशिएंट होता है जो कि ये बताता है कि कोई भी एसेट कितनी वोलेटाइल है मार्केट में। ठीक है। मींस वो एसेट की लिक्विडिटी को बताता है, विद इन ब्रैकेट के एम माइनस आर एफ। आर एफ तो हमारा क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ रिस्क फ्री एसेट। के एम हमारा क्या होता है, जो भी हमारा मार्केट पोर्टफोलियो है एसेट का, पोर्टफोलियो समझते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एसेट्स। ठीक है। के एम माने हमारा होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द market portfolio of assets that can be viewed as an average rate of return on all assets। हमारी जितनी भी assets हैं उन पर हमें जो भी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा होता है वो हमारा कहलाता है केएम। ठीक है। इस जो ये सीएपीएम मॉडल होता है इसकी कुछ एजम्पशंस होती हैं। क्या एजम्पशंस है, सबसे पहला एजम्पशन है ऑल इन्वेस्टर हैव कॉमन एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न। जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उनकी एक ही एक्सपेक्टेशन होती है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं सबको एक सेम या एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको जो भी उनकी सिक्योरिटीज होती हैं जहां उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, एसेट्स होती है, उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। ठीक। थर्ड एजम्पशन है देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट। हम किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर किसी भी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इस मॉडल की एक और इम्पोर्टेंट एजम्पशन होता है, वो क्या है, इसमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। सेकेंड नेक्स्ट एजम्पशन है कि कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती है, मतलब कोई जो आप एसेट खरीद रहे हो
या कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके लिए आपको कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती है। और लास्ट assumption है नो सिंगल इन्वेस्टर कैन अफेक्ट मार्केट प्राइस। कोई भी इन्वेस्टर जो है वो मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट या शेयर पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, ये हमारे इस मॉडल के कुछ क्या थे assumptions थे। एक है टॉपिक हमारा लास्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। हमने बोला था जो भी हम प्रॉफिट अचीव करते हैं वो हम दो पार्ट्स में उसको ब्रेक करते हैं। एक पार्ट होता है हमारा रिटेंशन रेशियो, दूसरा होता है हमारा पे आउट रेशियो। सपोज हमें 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, हमने उसमें से 50 रुपए अपने पास रखे और रेस्ट 50 रुपए हमने क्या किए, वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। तो जो हमने या हमने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड कर दिया, तो जो ये 50 रुपए हमने डिविडेंड में खर्च कर दिए ये हमारा हुआ पे आउट रेशियो। जो 50 रुपए हमने अपने पास रखे वो हमारा कहलाएगा रिटेंशन रेशियो, या जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी कह सकते हैं। इनका फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई एनपी प्लस जी। डी बाई एनपी माने डी हमारा डिविडेंड, एनपी हमारे नेट प्रोसीड्स। या ये फॉर्मूला बहुत लेंदी है, इसको नीचे वाले फॉर्मूले से देखो कि ये हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स की कॉस्ट हमें निकालनी है, दैट मीन्स इसे हम के आर से डिनोट करेंगे। के आर इज इक्वल टू के ई माने रेट ऑफ रिटर्न, अभी पहले बताया था। टी हमारा क्या होता है, जो भी हम टैक्स रेट प्रोवाइड करा रहे हैं या जो हमें पे करना पड़ रहा है। बी हमारा क्या होता है, ब्रोकरेज कॉस्ट होती है या परचेजिंग सिक्योरिटीज की परचेजिंग कॉस्ट होती है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके आंसर अपना कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स निकाल सकते हैं। अब इतने जो अभी तक तुमने पढ़ा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, चार तुमने पैरामीटर्स या डायमेंशंस पढ़े। इन सब में सबसे एक इम्पोर्टेंट होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब तक हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो पढ़ ही रहे थे, अब हम क्या पढ़ना है, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इनका सुप्रीम टॉपिक होता है वो हमारा होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसमें हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो भी हमारी एसेट्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे क्या कुछ वेट्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एसेट की कॉस्ट को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, समझ में आया था? यस मैम। ओके, तो आज की क्लास फाइंड अप करते हैं। इतना करना कि अटेंडेंस पोस्ट कर देना क्लास ग्रुप पे। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके बेटा।